नमस्कार दोस्तों, साइंस जोन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 12 का इंटीग्रल कर रहे हैं हम लोग और 7.7 तक हम लोगों ने कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने 7.7 कंप्लीट किया था और इस क्लास में जो है हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। जैसा कि आप लोग को पहले से ही पता है कि इंटीग्रल दो टाइप का होता है। पहला टाइप कौन सा था? इनडेफिनिट इंटीग्रल, जिसको अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा क्या हुआ करता था? हम इसको लिखते थे इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको क्या कहते हैं कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, सॉरी ये क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रल है। मतलब ये निश्चित नहीं है कहाँ से कहाँ तक है, किसके बीच में हम ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जो वो पार्ट हमने पढ़ लिया और उसमें जितने फार्मूले पढ़े हैं आप लोग, उसको आप लोग तैयार रखें, क्योंकि उन्हीं सब मेथड का, उन्हीं फार्मूलों का यूज करके हम डेफिनेट इंटीग्रल का भी सोल्यूशन निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रहता ये भी ऐसे ही है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसकी लिमिट आ जाती है। कहाँ से कहाँ तक ले लिया? अगर हमने ए टू बी ले लिया, ठीक है, तो अगर लिमिट आ गई तो इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहेंगे। अगर लिमिट नहीं है तो इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो इसको क्या कहेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल कहेंगे। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू डी। ए क्या है हमारा? लोअर लिमिट है। क्या है? लोअर लिमिट है। और ये बी क्या है? अपर लिमिट है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका किसका है? डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि इनडेफिनेट और डेफिनेट क्या है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में जितने फॉर्मूले पढ़ लिए वही यहाँ पे यूज करके इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमको, ठीक है। और इसका निकालने का जो पहला मेथड था हमारे पास, वो है हमारा लिमिट एज सम। क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ ए सम, ठीक है। लिमिट एज ए सम या लिमिट ऑफ ए सम, ठीक है। उसको उस मेथड से निकालते थे जो कि सीबीएसई ने इस बार निकाल दिया और डिलीटेड सिलेबस में हमारे, ठीक है। लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे, ठीक है। उसके पहले ये समझ लीजिए कि आप जो इंटीग्रेशन निकालते हैं वो दरअसल क्या है? एरिया फंक्शन है। क्या है? एरिया फंक्शन होता है। जब किसी भी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन निकालते हैं तो दरअसल क्या निकालते हैं आप? उस फंक्शन का एरिया निकालते हैं। अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं तो कैसे इसका एरिया कैसे निकलता है देख लीजिए, बता देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ मान लीजिए इस तरह का बना, है ना। ये क्या है? एफ एक्स है, वाई इक्वल टू एफ एक्स है। कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसे बना हुआ है और इसकी लिमिट निकालनी है ए टू बी। ए टू बी लिमिट निकालने का मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए कि यहाँ पे है एक्स इज इक्वल टू ए और यहाँ पे है एक्स इज इक्वल टू बी, ये पॉइंट। तो हम इस ग्राफ से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये आ रहा है, ये जो शेडेड रीजन है ना, तो अगर इस फंक्शन का ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स करते हैं तो दरअसल क्या आता है? ये शेडेड रीजन का एरिया आता है। आया समझ में? इसका एरिया निकालते हैं दरअसल हम। जितना भी इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं? इसका एरिया निकाल रहे हैं। और जब इसकी लिमिट आ जाती है तो कोई न्यूमेरिक क्या कहते हैं, कोई कांस्टेंट आएगा, है ना, जो कि क्या होगा? यूनिट स्क्वायर होगा, वर्ग इकाई जिसे कहेंगे हिंदी में, है ना। तो ये एरिया किसके बीच में निकल रहा है? कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में और एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी के बीच में आ रहा, समझिए ये एरिया निकलता है, ठीक है। तो अगर आप कहना चाहें तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन ए टू बी आपका है एफ ऑफ एक्स, ये क्या है? आपका एरिया आता है कोई, है ना। ये क्या आता है? कोई एरिया आता है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए क्या क्या तरीका आप पढ़ सकते हैं? आपने एरिया निकाला होगा, मेंसुरेशन पढ़ा होगा, है ना। मेंसुरेशन पढ़ा है सबने, तो वहाँ पे एरिया निकालने का जो तरीका होता था और फिर यहाँ पे जो निकालने का तरीका है सेम है एक तरह का। देखे ना, जो अगर हम पढ़ेंगे लिमिट एज सम तो उसमें देखिए हम करेंगे क्या, है ना। जो हमारा 7.8 है उसका कॉन्सेप्ट बस देखेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, क्योंकि आगे चल के हमको जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि इसके बीच का एरिया निकालना है हमको, है ना। मान लीजिए यही सेम ग्राफ हमने ले लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस
और ये x इज इक्वल टू क्या है, a है, और ये x इज इक्वल टू b है। इसका एरिया निकालना है हमको। तो इसका एरिया निकालने के लिए जो है हम फर्स्ट मेथड का यूज कैसे करते हैं, हम क्या करें, इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला, कोई ऐसा शेप बन ही नहीं रहा जिसका फार्मूला, जैसे स्क्वायर बनता तो उसका फार्मूला हमको पता था। नहीं, अगर ये रेक्टेंगल ट्रायंगल में ये कर्व है ना, ऐसे घूम रहा है, मूव कर रहा है, इस तरह का है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, अब इस तरह का है तो कैसे करेंगे, उसमें भी नहीं डिवाइड कर सकते, है ना। तो ऐसे अगर कोई ग्राफ बन जाए, देखिए हो सकता है कि आप जो कह रही हो वैसा भी आ जाए, जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स ले लें, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ले लें, कॉन्स्टेंट, इसको क्या कहते हैं, कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। ये क्या होता है, 45 डिग्री पे सीधे निकल जाता है। हम सपोज कीजिए x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 के बीच का एरिया निकालने के लिए कह दें, है ना, इनके बीच का जो है एरिया निकालने के लिए कह दें, तो इस केस में हो सकता है कि आप इनको ज्वाइन कर दें, एक रेक्टेंगल बन जाए, आ रहा समझ, और एक ट्रायंगल बन जाए इनका एरिया निकालने। लेकिन सारे केस में पॉसिबल नहीं है ना। तो देखिए इसका एरिया निकालेंगे कैसे, इसके क्या चीज, नहीं, देखो हमको इंटीग्रेशन निकालना है, क्या निकालना है, a टू b f ऑफ x dx का। हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करें, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें, आ रहा समझ में, इस तरह से कुछ डिवाइड कर दें, और इसकी जो लेंथ रखें, इसको क्या करना, n पार्ट में डिवाइड करना। n पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि ये लेंथ कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, b माइनस ए, रियल लाइन है ना ये, तो क्या होगा, b माइनस ए है। ये b माइनस ए को हम क्या करते हैं, n पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में, n पार्ट में डिवाइड करने से के लिए क्या करना पड़ेगा, n से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये जो एक पार्ट जो आ रहा है उसकी लेंथ हम h सपोज कर लेते हैं, है समझ में। तो ये लेंथ कितना होगा, ये भी h होगा, ये भी h होगा, ये भी h होगा, ये भी, सब लेंथ कितना है, इक्वल है, h है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अगर हम x1 को जो है, ये जो हमारा पॉइंट, अगर इसको हम x0 सपोज कर लें, आ रहा समझ में, इसको x1, इसको x2, इसको x3, x4 और इसको क्या सपोज कर लें, इस पॉइंट को xn सपोज कर लें, आ रहा समझ में। तो इसके रिस्पेक्ट में फंक्शन यहाँ पर रहेगा हमारा। तो यानी कि यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं कि x0 हमारा क्या होगा, a होगा, x1 क्या होगा, a, और इसमें प्लस h कर दिया ना, डिस्टेंस कितना, यहाँ पे a था तो यहाँ पे a प्लस h हो जाएगा ना, h ज्यादा हो गया तो x1 क्या हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा। x2 क्या हो जाएगा, a प्लस 2h हो जाएगा। x3 a प्लस 3h हो जाएगा। इसी तरह से जब हम xn की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, nh आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, b है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पहुंच जाएंगे, h की वैल्यू जो क्या निकल के आएगी, b माइनस ए अपॉन n, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस तो क्या है, ये तो h है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा क्या बनेगा, f ऑफ 0 बनेगा, f ऑफ x0 बनेगा। x0 की वैल्यू कितनी है, a है, तो इसको f ऑफ a लिख दें। ये जो दूसरा वाला है ये x1 है, x1 की वैल्यू क्या है, a प्लस h है ना, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से f ऑफ a प्लस 2h, है ना। और जब लास्ट तक पहुंचेंगे तो क्या आएगा हमारा, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच ले लेंगे, है ना। यहाँ तक ले लेते हैं, nth टर्म तक ले लेते हैं, आ रहा समझ में, n पार्ट तक हम पहुंचेंगे, है ना। xn की बात हम कर रहे हैं, तो xn क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच ले लेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो लेंथ होगी यही फंक्शन होगा f ऑफ a। f ऑफ a का मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं ना, यानी कि एफ एक्स की जो वैल्यू आती है x पॉइंट x पे, वो क्या होता है, y होता है। यानी कि ये क्या है, ये डिस्टेंस है, f ऑफ a क्या है, ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना h है। तो अगर हम इसका एरिया, अगर ये
पतला थोड़ा सा ले लेते, एक रेक्टेंगल बनेगा, है ना। तो उसका एरिया क्या होगा बताइए, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ही है, इसका एरिया कितना होगा, इस तरह से होगा कुछ, एफ ऑफ ए इंटू एच। इसका एरिया कितना होगा, ये छोटे वाले का एरिया कितना होगा, एफ ऑफ ए इंटू एच। दूसरे वाले का क्या होगा, दूसरे वाला का ये डिस्टेंस कितना है, एफ ऑफ ए प्लस एच है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये हर जगह एच ही है। एच, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके मन में, मैं जानता हूँ कि ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर यहाँ पे तो अगर हम इसको ज्वाइन करें तो बीच में इतना डिस्टेंस बच जा रहा है, ये डिस्टेंस का तो एरिया नहीं निकल रहा है ना, ठीक है, इस डिस्टेंस का एरिया तो आप नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल हम इसको बनाना चाहते हैं तो एक तो ये बनेगा, एक ये बन जाएगा, लेकिन ऊपर का तो छूट रहा है। इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप क्या कीजिए कि n को इतना छोटा कीजिए, इतना छोटा कीजिए कि n कहाँ चला जाए, n टेंस टू जो है क्या कहते हैं h, ये डिस्टेंस कितना है बीच का, h है ना, तो h को इतना छोटा कर दीजिए कि h कहाँ पहुँच जाए, 0 के पास पहुँच जाए, टेंस टू 0, कहाँ तक पहुँच जाए, 0, मतलब एकदम पतला हो जाए। एकदम पतला होगा तो शायद वो डिस्टेंस दिखेगा भी नहीं कि है वहाँ पे, है ना। तो अगर h टेंस टू 0 होगा तो n कहाँ जाएगा, n कहाँ होगा, n टेंस टू इनफाइनाइट होना चाहिए ना, है समझ में। तो ये हमारा एरिया है, इसमें से h कर लो कॉमन, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच, ठीक है। और h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, b माइनस ए अपॉन एन है ना। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, n टेंस टू इनफाइनाइट कर देते हैं, मतलब इनफाइनाइट पार्ट बना रहे हैं हम उसको, है ना, यही तो कहना चाहते हैं ना कि n को क्या करना है, इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर देना, कि कितने पार्ट बने, इनफाइनाइट पार्ट से बन रहे हैं उसके, आ रहा समझना, इंटरवल बन रहा है ना, ये ध्यान से देखो क्या है, x0 टू x1 है क्लोज इंटरवल, फिर क्या है x1 टू x2 है। यार आ समझ में नहीं आ रहा, ये छोटे छोटे इंटरवल्स है ना, इंटरवल्स पढ़ाया था, याद है, सेट थ्योरी में मैंने इंटरवल्स भी पढ़ाए थे, जब सबसेट पढ़ा रहे होंगे तो ये छोटे छोटे इंटरवल, ये इंटरवल बहुत छोटा कर रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। तो जब इनफाइनाइट की तरफ जाएगी तो उसको बताना पड़ेगा ना कि इनफाइनाइट की तरफ कैसे जा रहा है, तो b माइनस ए को पहले ले लो और लिखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आती है ना, इसको किस तरह से निकालना है, लिमिट निकालना है एज सम के फॉर्म में, क्या कर रहे हैं, लिमिट निकालना है, तो इसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट एज सम, ठीक है। तो इसकी लिमिट जो आएगी वो हमारा वो क्या हो जाएगा, उसका एरिया आएगा, है ना। ये होता है पहला मेथड जो कि हमको नहीं पढ़ना है, ये फॉर्मूला है हमारा, आ रहा समझ, ये फॉर्मूला, आप कोई भी फंक्शन दे देगा उसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, और इसमें बहुत हेल्प करेगा हमारा जो हमने एपी और जीपी पढ़ा है, याद है, एपी जीपी 11th में पढ़ा था, इसी वजह से ज़्यादा पढ़ा था, इसका वहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिलहाल हमको नहीं पढ़ना, बस मैंने समझा दिया कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम एरिया निकालते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से, तो कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, इसको एकदम छोटे छोटे एकदम पतले पतले रेक्टेंगल में इनको हम चेंज करते जाते हैं, है ना, उस तरह से निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इतना हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन निकालने की, इंटीग्रेशन निकालना है अगर डेफिनेट इंटीग्रल का तो वो बहुत ईजी है, और हमको निकालना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से निकालेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस दो हैं, है ना। तो पहला तो आपने पहली एक्सरसाइज में ही देखा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, है ना। अब सेकंड देखेंगे हम कि सेकंड की हेल्प से हम कैसे निकाल रहे हैं। हाँ, एंटी डेरिवेटिव कहाँ से देखा था, वही था ना। पेज पलट के देखो, वहाँ लिखा होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, लिखा है, मिला। तो वो तो वहाँ पढ़ लिया था ना। वो कहता क्या है, वो कुछ नहीं कहता है। है ना, हमको पढ़ना सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। क्या पढ़ना है? सेकंड थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये देखो होता क्या है। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहता ये है कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है ना, a टू b, ठीक है, f ऑफ x dx, है ना। अगर इस तरह का कोई दिया हुआ है तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो कितना आता है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ये क्या है हमारा सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है a टू b f ऑफ x dx का, तो क्या आएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो ये कैपिटल F आया कहाँ से, ये एंटी डेरिवेटिव है इसका, है ना। अगर इंटीग्रेशन हम कर दे, देखो किसका हमको निकालना क्या है, a टू b f ऑफ x निकालना है ना, dx। तो हम क्या करते हैं इसको, देखो इंटीग्रेशन निकालने का सबसे इजी तरीका जो है डेफिनेट इंटीग्रल, पहले जो है इनडेफिनिट इंटीग्रल से उसका इंटीग्रल निकाल लो और बाद में रखो। जैसे कि इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ले लेंगे f ऑफ x dx, इसका कितना आएगा, कैपिटल f ऑफ x प्लस कांस्टेंट आएगा, है ना। इसका क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, समझ में। यानी कि इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, f ऑफ x प्लस कांस्टेंट आ गया। और इसमें क्या करते हैं, इसकी लिमिट रखते हैं, इस तरह से करके ब्रैकेट बना के इसकी लिमिट लिखते हैं, क्या, a टू b, और b क्या है, अपर लिमिट है। तो माइनस ये फॉर्मूला लगा के देखो क्या हो जाएगा, f ऑफ, जब अपर लिमिट लिखेंगे तो f ऑफ b प्लस कांस्टेंट आएगा और माइनस के साथ अब c से हमारा कोई वास्ता ही नहीं रहा। देखिए c से कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा साइन से। यस, यही मैं समझाने के लिए तो इसको लिख रहा हूँ। तो इसमें जो है आपको कांस्टेंट से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आया सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होता है कि अगर इंटीग्रेशन निकालना है किसी डेफिनेट इंटीग्रल का, तो इंटीग्रल पहले आसानी से जैसे निकालते थे, पुराना जो मेथड हमारा था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड या फार्मूले का यूज करके हो, या टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके कर रहे हो, या पार्शियल फ्रैक्शन का कर रहे हो, या बाई पार्ट कर रहे हो, या जो हमारे जो फार्मूले थे उनकी हेल्प से करना। हम सारे के सारे फार्मूला अब एक साथ लगाएंगे, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, उसका आप इंटीग्रेशन निकालेंगे और जो इंटीग्रेशन निकलेगा उसमें इस तरह से लिमिट रखेंगे और पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट लिखेंगे फिर लोअर लिमिट, और उसमें हमको कांस्टेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हमको अगर एक इंटीग्रेशन निकालना है 1 to 2 x dx का, तो सबसे पहले देखो कि इसका इंटीग्रेशन होता है कितना, इंडेफिनिट इंटीग्रल से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 से 2 तक। जब 2 रख एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 2 होगा ये। जब 1 रखेंगे माइनस के साथ तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ये कितना आ गया, 2 माइनस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 3/, बस हो गया। इतना काम करना है ना। तो ये इसी की हेल्प से हम अपना एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि बहुत सबसे, देखो अब जो है जितना भी इंटीग्रेशन निकालना है उसका बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, क्वेश्चन बहुत ईजी है ना। जैसे कि अभी हम लोग लास्ट क्लास में 7.7 कर रहे थे, वो सबसे ईजी एक्सरसाइज था, बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था। सेम ऐसे ये भी है,
इसको भी आज ही खत्म कर लेंगे हम लोग। 7.9, ठीक है, 7.8 नहीं किया क्योंकि हमारे एग्जाम में नहीं आ रहा है। अब आते हैं 7.9 पे। 7.9 क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए। इंटीग्रेशन ए टू बी, पहला क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज कौन सा हमारा, एक्सरसाइज है 7.9, 8 नहीं करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। अभी लिमिट भूल जाओ, इंटीग्रेशन देखो कितना होता है इसका, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा एक्स का, और 1 का होगा प्लस एक्स। कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। -1 to 1, जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा ये, माइनस और -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 2, सॉरी -1 का स्क्वायर करेंगे ना, ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और -1 ये कितना आएगा बताइए, ये 3/2 हो जाएगा। -1 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 3/2 प्लस 1/2, जो कि आएगा क्या 2। सेकेंड नंबर देखिए क्या है, 2 to 3 है, इसको कहते हैं केक वॉक। केक वॉक आसान काम, तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना बेकार है। यस, लिमिट 2 to 3 कितना हो जाएगा ये, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग, बस। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, 3 रूल होते हैं देख लो लॉग का। लॉग कहता है कि अगर लॉग a इंटू बी अगर हो, मल्टीपल में हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग a प्लस लॉग b। दूसरा रूल कहता है कि अगर लॉग a अपॉन b हो, तो इसको क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही। तो इसी का उल्टा तो है वो, ये दोनों तरफ से काम करता है। ठीक है, अगर इस तरह का आ जाए log a टू द पावर b, इसको क्या लिखेंगे, पूरा लॉगरिथम सिर्फ 3 रूल पे काम करता है, बस। यही जो है लॉग के ही 3 बेसिक रूल हैं, और यही मोर देन सफिशिएंट होते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए। इसमें देखो लॉग लिखते किस कैसे है, इसको भी देख लो। अगर हमने लिखा है 2 to the पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8, इसको लॉग में लिखना हो तो लॉग में कैसे लिखेंगे, log 8, log 8 जो वैल्यू आ रही 8 बेस 2, जो बेस यहाँ पे वही यहाँ भी होगा, तो log 8 बेस 2 इक्वल टू कितना आएगा, तो इसमें समझना ये रहता है कि अगर 2 to the पावर 1 आएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि इसको लिखना होता है ऐसे लिखेंगे log 2 बेस 2 इक्वल टू कितना आएगा 1। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जब बेस और लॉग दोनों जो है इक्वल हो जाए तो 1 आता है, तो इसीलिए log 10 की वैल्यू कितनी आती है, क्यों, क्योंकि बेस हमेशा 10 लेके चलते हैं। इन केस ऑफ नंबर्स जब तक दिया ना हो तो 10 सपोज करके चलोगे, 10 ही रहता हो, और इस केस में 10 ही है। इस केस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, कॉन्स्टेंट। जब हमारा कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए जैसे log x है, इस केस में बेस हमारा e होता है ना, नंबर्स के केस में 10 रहता है जब तक दिया ना हो। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, log 100 की वैल्यू कितनी आती है, 2। कैसे आती है, क्योंकि बेस 10 है, तो हमको पता है 10 to the पावर 2 करेंगे तभी तो 100 आएगा, यानी कि log 10 बेस 2 की 10 की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो ये log के बारे में थोड़ी सी जानकारी। हाँ, इंटीग्रेशन 1 to 2 इंटीग्रेशन 1 to 2
ब्रैकेट 4x क्यूब 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन? लंबा जाएगा। लंबा क्या जाएगा मतलब? देखिए बताते हैं। 4 एक्स क्यूब का कितना होता है? एक्स टू द पावर 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? माइनस 5x क्यूब अपॉन 3 प्लस 6x स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 3x स्क्वायर। लिमिट क्या है? 1 to 2 है। 1 रख के देखो, 2 रख के देखेंगे कितना आ जाएगा? 16 हो जाएगा। बहुत शानदार। 40/3 है ना? 8 5 जा 40 ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस 19। बाबू तुम्हारा दिमाग करने से काम नहीं कर रहा है, तुम उसका पहले इलाज कराओ, है ना? चलो ये इसका 1 रख के देखेंगे, 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 5/3 प्लस 3 प्लस 9। इन सबको ऐड करो, कितना आ जाएगा? 30 46 माइनस 40/3 3 माइनस क्या हो जाएगा? 13 माइनस 5/3। बिल्कुल सही। ये कितना आ जाएगा? 138 आएगा। और 40 करेंगे तो 98/3। वाह मेरे शेर। माइनस 34/5/3 है ना? 98 माइनस 34 कितना आएगा? 64/3। ये हमारा इसमें तो सारी वैल्यू कांस्टेंट मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में है। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे आसान जो एक्सरसाइज मुझे लगती हैं, तो देखो क्या है, 7.7 7.9 7.10। ये 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन बशर्ते इसके लिए शर्त ये है कि फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर वो नहीं याद है तो हम भी नहीं कुछ कर सकते। नहीं, वो थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टीज हैं उसकी, तो प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी। आ रहा समझ में? डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको हम देखेंगे, उसको याद करनी पड़ती हैं। दरअसल और दूसरा कोई बात नहीं। बहुत अच्छे। अच्छा, एक चीज दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो ऐसा है कि डायरेक्ट हो जाए, अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए जो बहुत बड़ा हो, उस केस में क्या करेंगे? तो यानी कि इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin 2x dx को क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस ऑफ 2x/2, और लिमिट क्या हो जाएगी? 0 to π/4। अब π/4 रख के देखो, -1/2 कॉमन कर लो, π/4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे, और माइनस क्या होगा? कॉस 0 कितना हो गया? ये -1/2 cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है? सही, cos 90। वाह, ये कितना हो गया बताओ? -1/2 0 -1 प्लस 1 1/2 1/2। 5 नंबर क्या है? इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 2x। इंटीग्रेशन 0 to π/2 कर लेंगे सर, सेम कितना हो जाएगा ये बताओ? 2x अपॉन, लिमिट क्या हो जाएगा? π/2। बताओ, π/2 रख 1/2 कॉमन कर लें। अब एक समझाने के लिए कर दिया कि कभी ऐसा सिचुएशन तुम्हारे पास आ जाए कि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट जानते थे, हमने इसलिए समझा दिया ताकि अगर कभी ऐसे सिचुएशन में फंसो तो उसको अलग से निकाल के फिर इक्वल टू में रख दो कि इसका इंटीग्रेशन भैया इतना आ रहा है, और 0 to लिमिट रख के सॉल्व कर लो। अब ऐसा ना हो कि सर इसका तो आता ही नहीं है, अब क्या करें?
क्योंकि टी सपोज करने में दो कंडीशन होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, लिमिट भी चेंज करना पड़ सकता है ना, या तो इस तरह से करो या लिमिट चेंज करो। तो लिमिट चेंज करना भी बताया नहीं है, अगले क्लास में बताएंगे लिमिट कैसे चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई साइन पाई बाई 2 हो जाएगा ये, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 कितना आ गया, ये भी 1/2 आ गया। अच्छा हाँ, ये साइन पाई हो जाएगा, सॉरी ये पाई बाई 2 यहाँ पर रख दोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो साइन पाई हो गया ना। तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, अब तो लिख दिया तो बता ही दो फिर। हाँ -1 होती है। सोचो सोचो, ये कंफ्यूजन जो होता है ना इसको दूर करना चाहिए तुरंत। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, साइन पाई को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। साइन पाई बाई 2 का मतलब 90 होता है, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में चेंज होता है, और साइन प्लस का होता है यानी कि कॉस पाई बाई 2 हुआ, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। दैट्स ऑल। बताओ छठा क्वेश्चन, छठा हुआ क्वेश्चन लाओ। इंटीग्रेशन हाँ 4 to 5 4 to 5 e to the power x dx, e to the power x dx है। yes क्या ला दिया बबुआ, ये छठा हुआ क्वेश्चन थोड़ी है। 4 to 5 e to the power 5 माइनस e to the power 4। आंसर। अब बहुत लोग कॉमन करेगा तो e to the power 4 कॉमन कर लेंगे, ये सब अच्छा नहीं है, e-1 नहीं, दोनों पता होना चाहिए ना। अब ये ना पूछना कि e-1 कैसे हुआ। नहीं समझ गए 7 नंबर कितना होगा सर, वो कर tan x है बस, sin cos इसकी जगह tan x है। tan x का इंटीग्रेशन बताओ कितना होता है, कर लोगे ना। tan x का इंटीग्रेशन mod cos x plus c, बस क्या है tan x, हाँ लिमिट कितना है 0 to pi by 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है 45। वेरी गुड। is equal to log mod cos x। हम इसीलिए सोचे बता ही दे। पाई बाई 4 रखेंगे कितना आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 45 डिग्री 2, बताना जरूरी है। क्या होगा, सेक पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, रूट 2 क्या पता नहीं था कुल मिला के नहीं पता, पता निकाल के करेंगे क्यों इतने फार्मूले पढ़े, उसका यूज करो। सेक को 1/cos लिख सकते हैं, cos 45 को 1/√2 होती है, इसकी √2 हो जाएगी। √2 को रूट में लिखने के मॉड में लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस लॉग भी है, ये भी तो प्लस और माइनस में होता है। क्या, तो यहाँ पे प्लस वाला ही है, यहाँ प्लस वाला ही है। √2 की वैल्यू कितनी होती है कौन बताएगा, 1.414 होता है, 1.414। ये इसके सेक 0 की वैल्यू, सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा cos 0 0 cos 0 की बात sec 0 की बात, पर क्या सर इसमें आप कुछ सिलेक्ट कर लीजिए ना जो बताना चाहिए। यार ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है, बस नॉर्मल होना बाकी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जी तो इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू पाई बाय 4, कोसेक x dx। पाई बाय 6 to पाई बाय 4, आप कोई पूछ ले पाई बाय 6 बड़ा है कि पाई बाय 4 बड़ा है, पाई बाय 4 बड़ा है, पाई बाय 6 30, हाँ पाई बाय 4 बिल्कुल सही, वेरी गुड। कोसेक x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cosec x cot x minus cosec x cot x,
कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। सर वो भी किस में होता है? लॉग में होता है। सर माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है ना कि लॉग वाला? लॉग वाला। इसीलिए तो हम क्वेश्चन बता रहे हैं ना, हालांकि ये एक्सरसाइज बताने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। सर मैं आज पूरा रटा उम्मीद है, हाँ ठीक है, मंडे भी आ ही जाएगा, कल तो छुट्टी है। देखिए पाई/4 रखेंगे, बताइए क्या आएगा? लॉग मॉड कोशेक पाई/4 माइनस कॉट पाई/4 माइनस लॉग कोशेक पाई/6 11th में कहते रह गए फॉर्मूले याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, अब पता चला। कोसेक पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है? √2 बहुत शानदार। इसकी कॉट पाई/4 कोसेक पाई/3 यस सर कोसेक पाई/3 कितनी होती है? पाई/3 पाई/6 है सर। पाई/6 बता दो। बता रहे सर, एक मिनट सर बताइएगा। 1/√2 हाँ 1/√2 सर रुकिए, वही साइन का कोसेक पाई/6 की वैल्यू √3 होती है। इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? लॉग मॉड, या मॉड हटा सकते हैं, है ना, क्योंकि हमको पता है कि √2 माइनस √1 की वैल्यू जो होगी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही होगी, पॉजिटिव ही होगी। और इसकी भी वैल्यू कितनी होती है? 2 से लेस ही होती है। ये हमारा ठीक है। तो अब जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन किया जाए, 8 तक तो कर ही दिया ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, फॉर्मूला आ रहा है तो ये भी बता ही देते हैं। हाँ कितना है? 0 to 1 है ना। यस सर dx/√1 - x²। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन इनवर्स x होगा ना। 0 to 1 रखेंगे, इसको बता क्यों ना अभी पता चल जाएगा। साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? प्रिंसिपल वैल्यू निकलवा रहे थे तो कहाँ थे? अच्छा वो इसीलिए पाई/2 होती है। कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भाई। ये 0 होता है, ITF पाई/2 इसका आंसर होगा। सर यार ये तो इनवर्स वाला जो फॉर्मूला होता है साइन का कॉस का सेम होता है, बस माइनस का अंतर होता है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इनमें कि हाँ अगर ऐसे tan और पता है उसका सेक अच्छा एक चीज़, चलो देखो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं इसी में। अगर इसमें मान लो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से डिवाइड कर दिया, मतलब माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस dx/√1 माइनस x² कर दिया, तो कितना आएगा ये? माइनस कॉस इनवर्स x आएगा ये, और लिमिट वही हमारा रहेगा, माइनस कॉमन कर लिया 0 to 1। बताओ कितना होगा ये? तुम्हारा कन्फ्यूजन अब दूर ही कर देते हैं। 1 रखेंगे तो कितना आएगा ये? कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा। कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? पूछेंगे नहीं, बता नहीं पाओगे। सर बता देता मैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? पाई/2 अरे साइन 0 0 तो कॉस 90 0, तो वैसे क्या दिमाग पाया है लड़के ने। सर कोई फर्क पड़ा? एरिया ही तो निकालना है। ऐसे ना कहीं भी आए तो हम लोग कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, मैंने बताया था ना कि आप अलग अलग तरीके से इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन अलग आएगा, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है ना। रास्ते भले अलग हो, मंजिल एक ही है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10 तो रहने देते हैं, tan इनवर्स x है।
है ना। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी? यस सर। π/4। ठीक है, और 0 का कितना हो जाएगा? tan 0 0 पे ही 0 होता है ना, तो इसका π/4 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, x² - 1 एक, हाँ बिल्कुल आप ही से पूछेंगे। 2 से 3 dx अपॉन x² - 1 है ना। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? टी सपोज करके करते हैं। टी सब यहाँ में कहाँ टी सपोज कर लोगे भैया? लॉग x² - 1/2 हम बताएं, 1/2a होता है ना, तो 1 a की वैल्यू 1 है, तो कितना हो गए? 1/a log mod x - 1/। अच्छा, मैं जब आया हूँ क्लास में, जब मैं क्लास में आया हूँ तो पहला क्वेश्चन क्या था मेरा? फॉर्मूले का नोट्स बनाया। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था ताकि तुम घुमा के ऐसे पेज जो है पलट के उसका नकल मार सको, अगले क्लास में आए। क्योंकि याद तो तुम करोगे ही नहीं। देखो बताओ ये कितना हो जाएगा? 1/2 कॉमन कर लेते हैं इसमें से, कितना आ जाएगा बताओ ये? लॉग, जब 3 रखेंगे तो 3 - 1 कितना होता है? 2 और 3 + 1 4, तो कितना आएगा? 1/2 आएगा ये? माइनस लॉग 1/3। 1/, इसको चाहें तो लिख सकते हैं 1/2 log 3/2। सर अगर वहीं तक छोड़ दे तो भी नंबर तो ऐसे क्यों लिखेंगे? सर ये अब कैसा आया बता देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन में रहोगे। इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 तो रहना है, log 1/2 1 - log 2 लिख सकते हैं इसको। ये माइनस है तो -log 1 और +log 3 a/b के फॉर्मूले से। ये तो 0 भी हो जाते, कट भी जाते। कितना हो गए? log 3 पहले लिख लेते हैं और -log 2 log a - b। log a - log b क्या होता है? log a/b होता है, यानी कि 1/2 log 3/2। सर नंबर कट कर देंगे अगर वहाँ तक छोड़ देंगे। बिल्कुल करेंगे, स्टेप का नंबर इसीलिए तो रखा गया है कि जहाँ तक सही करो वहीं तक मिले। अब सर ऐसा भी होता है कि आंसर ना लिखो एएनएस तो नंबर कट जाएंगे, लाइन में नहीं ऐसा कुछ नहीं। अरे वो क्या 10th में टीचर थी, वैसे ही नंबर उड़ाती थी कीबोर्ड में। अरे वो ये चाहती हैं कि आपके अंदर कमियां ना रहे, इसलिए cos² x का हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन यस सर। हो जाएगा। cos² x को क्या लिखेंगे? cos² x लिखेंगे 1 + cos 2x/2। इसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट सेम रख के सॉल्व कर लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स भी तो रख सकते हैं नहीं? स्क्वायर आ जाएगा। हाँ अरे तो उसका हाँ इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x dx/x² + 1। क्वेश्चन नंबर 14 क्या 13 है ना? x dx/x² + 1 लिमिट कितनी है? 2 से 3 तक है। अब देखो इसको t सपोज किया तो 2 dx है ना, यानी कि इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कितना आएगा? 1/2 log x² + 1। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम लोग। यस सर। 2 से 3 कर लेना। 14 नंबर क्या है? 2x + 3/5x² + 1। 0 to 1 अलग अलग करना पड़ेगा, कर लोगे? सब कर लिया। चलो जो नहीं कर पाओगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 x e to the power x²। 15 क्या है? इंटीग्रेशन x e to the power x²। लिमिट कितनी है? 0 to 1। 0 to 1 है। x² = t सपोज करें, अगर x² = t सपोज कर लें तो कितना आता है? 2x dx = कितना होता है? dt होता है। यहाँ पे x dx तो है ही, यानी कि x dx की वैल्यू कितनी है ये? यानी कि a क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट बताओ। 1/2 e to the power x² आएगा। t तो t की वैल्यू कितनी है? x² है ना।
कर लेना, इतना टफ नहीं है, इतना करा दिया तो फिर 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 तो कॉमन है ना, और -e⁻0 इसकी वैल्यू कितनी होगी? और कौन सा क्वेश्चन बता दिया जाए? सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्यों नहीं बताएंगे? उसको देख के उसके बारे में कुछ बताओ, क्या क्या समझ में आ रहा है उसको देख के। उसको हो जाएगा x स्क्वायर अलग अलग करके कर लेंगे। दिमाग में भरा है भूसा। क्या करें क्या ना करें, हुई मुश्किल। क्या है 16 नंबर बता दो। 5x स्क्वायर अपॉन ये कर सकते हैं ऊपर 5x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 1 2 2 गधों। सबसे पहले इसको ध्यान दे दो कि इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। पहले चेंज करेंगे प्रॉपर में। ये क्या है 4x प्लस 3 है ना, और ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हो x प्लस 3 x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 1 बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। समझा दिया है, बता दिया है, कर लेना। 17 तो हो जाएगा, इसे ऐसे कि स्क्वायर एक्स का tan x हो जाएगा, तो इसका कर लेना। 18 नंबर देखो क्या है। sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2 इसका तो सिंपली वो होता है cos x। cos x नहीं, माइनस cos x बन रहा है। आया समझ में? कर लेना इसको भी। 18 भी हो गया। 19 क्या है? 19 भी कर ही लेना। इसको अलग अलग कर लेना, सेपरेट कर लेना, कि बता दें इसको। सर हो जाएगा। हो जाएगा ना। 20 नहीं, इसमें वो करने की जरूरत नहीं है। 20 अलग अलग लेके करेंगे सर, तो पहला वाला तो ऊपर एक ही है, पहले वाले में बाई पार्ट लगाएंगे। चलो 20 नंबर कर देते हैं। x को t सपोज करके कर लेंगे। 20 नंबर कर देते हैं हम। इंटीग्रेशन 0 to 1 20 इंटीग्रेशन 0 to 1 0 to 1 x e to the power x x e to the power x plus sin pi x by 4 sin pi x by 4। अच्छा पाई x अपॉन 4 है ना, यस सर। फिर dx है। देखो सबसे पहले होशियारी ये रहेगी कि इसका इंटीग्रेशन निकाल लो पहले। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? x e to the power x sin pi x by 4। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? बाई पार्ट लगाएंगे, इसको बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। x e to the power x dx है, और प्लस क्या है साइन पाई x अपॉन 4 dx। कितना होगा इसका? फर्स्ट फंक्शन किसको सपोज करेंगे? x को सपोज करेंगे फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन e टू द पावर x का। x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e to the power x माइनस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, फिर e टू द पावर x ही होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, यानी कि क्या आएगा? e टू द पावर x ही आ जाएगा। बहुत बहुत अच्छे। प्लस 1/4। कॉस अच्छा 1/4 कॉमन जो बोल रहे हो सुन भी रहे हो, कॉमन कैसे ले लोगे एंगल को? आया समझ में? अब इसमें जो है लिमिट ले लेंगे हम। क्या कर लेंगे? 0 to 1। ये क्या है? 0 to 1 0 to 1 0 to 1। सॉल्व कर दो। 1 रखेंगे कितना आ जाएगा बताओ? e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 1 हो जाएगा ये, और ये 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? पाई बाई 4। ये तो 4 बाई पाई कर देना इसको। ये मत पूछना कैसे, डिवाइड में है तो पलट जाता है, पढ़ा होगा है ना। और ये पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√। बिल्कुल सही। और 0 रखेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो गया, और क्या हो जाएगा? e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, होगा
ये तो 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 है, ये तो e टू द पावर 0 की वैल्यू -1 होगी, माइनस है ना, और ये माइनस के साथ फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो 4/पाई हो जाएगा ना। सॉल्व कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो गया ना, ये तो 4/पाई हो गया। और ये कितना हो जाएगा माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 2√2 लिख सकते हैं और ये +1। कोई दिक्कत? 21 tan इनवर्स x। चलो बताओ 21 कितना है 1 + x², 0 to 1 to √3। बहुत अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका क्या आता है, tan इनवर्स x आता है ना, और लिमिट क्या रहेगी 1 to √3 रहेगी। √3 की वैल्यू कितने, tan √3 हो जाएगा ना, ये माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan इनवर्स √3 = कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी। 22 क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 2/3 पाई बाई क्या 2/3 2/3 dx/4 + 9x²। इसका जो इंटीग्रेशन बता देगा मान जाएंगे डायरेक्ट। यस 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। करो जल्दी, इसको करके बताओ, करके बताओ, कोई बात नहीं, करके बताओ। ठीक है, इसका 1/6 tan इनवर्स 3x/2 आएगा। कितना हो जाएगा 1/6 कॉमन कर लें, सर वो आया कैसे बता दीजिए। 2x² प्लस 3x का होल स्क्वायर, 3x = t लेंगे तो 3dx = dt, यानी कि dx = 1/3, तो 1/3 वहाँ से है। और a² + x² क्या होता है 1/a tan इनवर्स x होता है, तो 1/a करेंगे तो a की वैल्यू 2 है, तो 3 × 2 कर दिया 6 हो गया tan इनवर्स 3x/2। हाँ, a तो इमेजिनरी a की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3/2 रखेंगे तो कितना आएगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा। ये 3/2 है, 2/3 है, 1 हो जाएगा भैया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना ये। और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 0, ये कितना हो गया 0। ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, थैंक यू। इस तरह से इतना इजी एक्सरसाइज हमारा ख़त्म होता है। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी नेक्स्ट क्लास में जो है उसको भी हम लोग देख ही लेंगे, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जो भी आपकी कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जा सकता है। हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेज हैं। थैंक यू वेरी मच।